जय हिंद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड आपका मेंस करंट अफेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू। तो रिसेंटली आपने देखा होगा द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, मिंट में, सभी में इस चीज को कवर किया गया है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2022 अक्टूबर में ही वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो रिलीज की है। इस रिपोर्ट में वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करेगी उसके रिगार्डिंग बात की गई है, इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग बात की गई है, इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग बात की गई है एंड कैसे इन चीजों को स्टेबलाइज किया जाए, कैसे वर्ल्ड इकोनॉमी जो है उसको वापस ग्रोथ प्रोजेक्ट्री पे और जो है लोगों के लिए महंगाई से उसको राहत दिलाने के लिए क्या कदम जो है हम उठाएं, उसके बारे में दे हैव टॉक्ड अबाउट। सो लेट्स बिगिन। वर्ल्ड का जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट का टाइटल है काउंटरिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, इसके बारे में बात करेंगे, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। एंड ये आपने देखा होगा हिंदू में, आईएमएफ कट्स इंडियाज एफवाई 2022-23 ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.8%। ये सारा क्यों किया है आईएमएफ ने, इसके बारे में बात करेंगे। बट बिफोर वी बिगिन, आपका वीकली शेड्यूल एक बार देख लीजिए। मेंस करंट अफेयर इशू, डेली करंट अफेयर सीरीज जो सारा आपके लिए हम कंडक्ट कर रहे हैं, मेगा सेशन जो है वो चल रहे हैं। इस संडे आपका एचएस का भी एग्जाम है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, राइट? जस्ट बी श्योर, बी कॉन्फिडेंट, आपने प्रिपेयर किया है एंड यू आर गोइंग टू जस्ट डू वेरी वेल इन दैट। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड के अभी जो इशू चल रहा है न्यूज में वो क्या है कि अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो रिलीज किया गया है बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और टाइटल क्या रखा है? टाइटल रखा है काउंटरिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। मतलब कि अभी महंगाई की वजह से जो लोगों के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है कि इंक्रीज कर गई है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट अक्रॉस दी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, है ना? उसके बारे में जो है हम बात करेंगे, राइट? यूक्रेन का जो रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आईएमएफ कह रहा है वो एक बहुत बड़ा रीजन है। इन्फ्लेशन जो है वो पीक पे चल रही है, रिकॉर्ड हाई इन्फ्लेशन चल रही है कई सारे कंट्रीज में। साथ साथ पैंडेमिक के आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो क्या है, की रीजन हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और एक्सपेक्ट कर रहा है आईएमएफ के इन्फ्लेशन जो है वो वापस जो है टॉलरेंस बैंड में जो है 2023-24 में वापस आ जाएगी, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबली जो है दुनिया भर के लिए या फिर कह लो वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमीज कैसे परफॉर्म करेंगी, उसमें आईएमएफ ने क्या बात करी है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है इट इज एक्सपीरियंसिंग अ ब्रॉड बेस्ड शार्पर देन एक्सपेक्टेड स्लो डाउन। सो टू से कि जितना हमने एक्सपेक्ट किया था कि वर्ल्ड ओवर या फिर ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो रिड्यूस करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी या फिर उसकी ग्रोथ में एक स्लो डाउन आएगा, उससे कहीं ज्यादा हमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। दिस इज अ वेरी फास्ट पेस्ड स्लो डाउन than expected. It is more sharper than what the IMF had previously expected. तो ये सारी चीजें जो हैं क्या कॉज कर रही हैं कि डाउनवर्ड प्रोजेक्शंस जो हैं आरबीआई आईएमएफ जो है वो कर रहा है कि आईएमएफ कह रहा है कि आपके जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं उनको हम कर्टेल कर रहे हैं। और ग्लोबल ग्रोथ जो है इट इज फोरकास्टेड टू स्लो डाउन फर्दर। कहने का मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है दैट कैन इवन इंक्रीज, कि अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ सकती है और ये दिक्कतें जो हैं स्पाइरल कर सकती हैं। तो 2021 में 6%, 2022 के लिए 3.2% बोला है और 2023 के लिए इट इज फर्दर 2.7%। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्रोथ रेट्स जो हैं उसकी प्रोजेक्शन आईएमएफ ने और रिड्यूस कर दी है, इसको डाउनवर्ड जो है रिवाइज किया है आईएमएफ ने। दिस इज ट्रू फॉर दी वर्ल्ड इकोनॉमी। रीजन क्या बोल रहा है आईएमएफ के? भाई बहुत सारी चीजें हैं, रशिया का यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे बहुत सारी चीजों के दाम जो है वो बढ़ गए हैं, इन्फ्लेशन हैज इंक्रीज्ड। अगर आप देखो कि यूरोप, हम जब बात करते हैं तो यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो अपनी एनर्जी सप्लाई के लिए, अपनी गैस सप्लाई के लिए जो है किस पे डिपेंडेंट है? रशिया पे डिपेंडेंट है। एंड वी ऑल नो दैट रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के चलते वहां पे चीजों के दाम जो है वो बढ़ गए हैं, इन्फ्लेशन है, सप्लाई जो है वो रिड्यूस हुई है बहुत सारी चीजों की, इंक्लूडिंग गैस, एनर्जी, कमोडिटीज, इंक्लूडिंग ऑल अदर सच थिंग्स जो यहां से इंपोर्ट करता था बाकी दुनिया के देश, जैसे कि वीट एक एग्जांपल था उसमें। तो इन सब चीजों के दाम बढ़ गए हैं, सप्लाई साइड शॉक्स हैं कहां पे? रशिया एंड यूक्रेन दोनों में। और इसका स्पाइरल इफेक्ट कह लो या फिर इसकी जो रैमिफिकेशंस हैं, जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, दे हैव आल्सो बीन दे हैव आल्सो बीन ट्रांसमिटेड अक्रॉस दी डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो ये एक बहुत मेजर रीजन है। इसके अलावा जो है दुनिया भर में हम और एक चीज देख रहे हैं कि अभी जो कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, जो इन्फ्लेशन हुई है, इसने क्या कॉज किया है? इसने ये कॉज किया है कि दुनिया भर में लोगों के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज हो गई। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हुई है तो हर सेंट्रल बैंक जो है दुनिया का वो क्या करने की कोशिश कर रहा है कि इन्फ्लेशन को कम किया जाए।
उस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए क्या करेंगे, हम लिक्विडिटी जो है उसको रिड्यूस करेंगे, उसको मार्केट से सक करेंगे। उस चक्कर में ग्रोथ जो है इकोनॉमी की दुनिया भर के देशों की वो भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगी, और वही जो है आईएमएफ केटरिंग कर रहा है जब ये डाउनवर्ड आपको रिवीजन जो है आईएमएफ दिखा रहा है ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट में। सो दीज आर द डेवलपमेंट्स ऑन द ग्लोबल फ्रंट। लेट्स नाउ मूव टू द इंडियन पर्सपेक्टिव और द इंडियन केस। तो ये चार्ट आपको जो है ग्रोथ कट जो है वो दिखा रहा है कि तीन एजेंसीज, एक तो हमारा खुद का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके साथ साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और साथ में वर्ल्ड बैंक, कि ये कैसे जो है प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी फाइनेंशियल ईयर 2023 में कैसे ग्रो करेगी। तो इसमें देखो कि जो चार्ट दिखा रहा है कि इंडियन की जो करंट फाइनेंशियल ईयर की ग्रोथ है उसमें आईएमएफ ने, आरबीआई ने, वर्ल्ड बैंक ने अपने प्रोजेक्शंस को रिवाइज किया है। रिवाइज करके आईएमएफ ने बोला है 6.8%, आरबीआई फिर भी काफी ऑप्टिमिस्टिक है, वर्ल्ड बैंक तो 6.5%। सबसे कम प्रोजेक्शन जो है, सबसे ग्रोथ फोरकास्ट कम जो कह रहा है वो कह रहा है वर्ल्ड बैंक। अब ये पहले आईएमएफ बोल रहा था कि 7.4% जो है एक्सपेक्टेड है, लेकिन आरबीआई ने इसको 60 बेसिस पॉइंट्स डाउनवर्ड रिवाइज करके 6.8% जो है अब बोला है कि हमारी इकोनॉमी इतने से ग्रो करेगी। क्यों इतने से ग्रो करेगी उसके बारे में बात अगर करें तो इस वक्त आपको दिख रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो इंडियन इकोनॉमी में काफी ज्यादा चल रही है, महंगाई जो है वो काफी ज्यादा चल रही है। जो सीपीआई कंबाइंड की हम बात करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको आरबीआई जो है, जिसको रिजर्व बैंक जो है वो इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए यूज करता है, तो उसके हिसाब से इन्फ्लेशन जो है वो काफी ज्यादा चल रही है। इसलिए आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने जो आप हमारे रेपो रेट्स होते हैं उनको इंक्रीज किया है। उसके साथ साथ आरबीआई इज आल्सो कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस। आरबीआई मार्केट में क्या कर रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर रहा है और मार्केट से लिक्विडिटी जो है वो रिड्यूस कर रहा है, उसको सक कर रहा है, लिक्विडिटी को रिड्यूस कर रहा है ताकि हम इस इन्फ्लेशन को रिड्यूस कर पाए। कैसे, अगर हम मार्केट में लिक्विडिटी रिड्यूस करते हैं तो हम बेसिक इकोनॉमिक्स में ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी अगर आप रिड्यूस करेंगे, लोगों के हाथ में पैसा कम होगा, वो स्पेंडिंग कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे। डिमांड कम करेंगे तो जो दाम है गुड्स के, कमोडिटीज के, प्रोडक्ट्स के जो दाम है वो धीरे धीरे स्टेबलाइज होना शुरू करेंगे। सो आरबीआई वही सब कुछ कर रहा है जो इसके दायरे में है, जो इसकी पावर्स में आता है। मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स को यूज कर रहा है, क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स को यूज कर रहा है। रेपो को रिड्यूस किया, रेपो को हाइक किया है। रेपो को हाइक करके क्या किया, बैंक्स के लिए शॉर्ट टर्म लेंडिंग कॉस्ट इंक्रीज कर दी है ताकि बैंक्स जो है वो लोन्स को भी महंगा करें और लोगों के हाथ में पैसा कम रहे, लिक्विडिटी कम रहे। ओपन मार्केट ऑपरेशन जैसे मैंने बताया उनको भी कंडक्ट कर रहा है। सब चीज किस लिए कर रहा है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब इसका इफेक्ट क्या होगा इस चीज को समझो। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आप लिक्विडिटी को रिड्यूस कर रहे हो, देन इट मींस कि ग्रोथ जो है वो भी रिड्यूस होगी। क्यों, लोगों के हाथ में पैसा नहीं होगा, इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो जाएगी लेकिन ग्रोथ उसमें कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस जो हैं वो हमेशा रहेंगे। तो हम ये देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी में ये ट्विन ऑब्जेक्टिव जो हैं, दे आर अ ट्रेड ऑफ व्हिच इज अ वेरी फाइन बैलेंसिंग एक्ट व्हिच द रिजर्व बैंक हैज टू यूज very cautiously, very wisely. All right, now talking about some specific points with respect to the World Economic Outlook reports and its talk about India. तो इंडिया के बारे में बोल रहे हैं कि 2022 में we have been doing fairly well, कि अब जो है कैलेंडर ईयर तो खत्म होने को आ ही रहा है, हम नवंबर अप्रोच कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर में हम हैं, फर्स्ट हाफ जो है फाइनेंशियल ईयर का वो ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर कह लो आईएमएफ एक्सपेक्ट कर रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में कि इंडिया जो है फेयरली रोबस्ट ग्रोथ रखेगा 2023 में भी। ये किस कंटेक्स्ट में कह रहे हैं कि जो भी मेजर आपकी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं इन द वर्ल्ड, मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज जिसमें हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया के कंटेक्स्ट में आईएमएफ कह रहा है कि रिलेटिवली कंपेयर टू द अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, India has been doing fairly well and it is expected to continue on a very robust growth path in the next financial year also 2023। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे इधर ठीक है बाकी इकोनॉमीज में जितना शॉक है या फिर कह लो रशिया यूक्रेन क्राइसिस का जितना ज्यादा इंपैक्ट है, हम उससे उतने ज्यादा प्रभावित जो है वो शायद नहीं है। दैट इज व्हाई द आईएमएफ हैज सेड सच अ थिंग, जो कि एक अच्छी बात भी है। इसके साथ साथ आईएमएफ ने क्या प्रोजेक्ट किया है कि आपकी सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन है वो
6.9% रहेगी इस साल, और अगले साल 5.1% जो है वो एक्सपेक्टेड है। मतलब कि अभी जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी को कंडक्ट कर रहा है, दैट इज इन द राइट डायरेक्शन एंड दैट शुड कंटिन्यू। फिर आईएमएफ कह रहा है कि इन्फ्लेशन जो है इट इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न टू द इन्फ्लेशन टॉलरेंस बैंड इन द फिस्कल 2023-24। ये टॉलरेंस बैंड क्या है? ये टॉलरेंस बैंड कुछ नहीं है, वही सिंपल सी बात है कि जो आपकी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जिसने 4 ± 2% का टारगेट जो है इन्फ्लेशन का रखा है एज पर दी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड, या फिर ऑल इंडिया, जिसको कौन रिलीज करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, राइट। तो ये 4 ± 2% जिसको पहले 2021 तक जो है रखा गया था, यही बैंड अब इसको एक्सटेंड करके 2025-26 तक जो है हमने कंटिन्यू कर लिया है कि हम इसी टारगेट को लेके चल रहे हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए, कि 2% से 6% का जो ब्रैकेट है उसी में आरबीआई इन्फ्लेशन को रखने की कोशिश करेगा। तो आईएमएफ कह रहा है कि इस बैंड में जो है 2023-24 में ही वापस जो है इन्फ्लेशन रिटर्न करके आएगी, जो अभी ब्रीच कर रही है 6% की अपर लिमिट से ऊपर जो है वो कंटिन्यूअसली जा रही है। फिर आईएमएफ ने, जैसे मैंने ये चीज तो डिस्कस कर ली, कि 7.4% से डाउनवर्ड रिड्यूस करके 6.8% पे जो है हमारी ग्रोथ फोरकास्ट जो है वो रिवाइज करके पब्लिश की है। अब बात करेंगे कि क्या सजेशंस हो सकते हैं। देखो, हमने बात कर ली चैलेंजेस जो हैं वो क्या हैं। ट्विन चैलेंजेस चल रहे हैं, एक तो वर्ल्ड ओवर इन्फ्लेशन दिख रही है, ग्रोथ स्लो डाउन है, ग्रोथ के प्रोजेक्शंस भी रिड्यूस करे गए हैं। तो क्या करा जा सकता है? तो पहली बात तो कि जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसके बारे में आईएमएफ कह रहा है दैट इट शुड स्टे द कोर्स टू रिस्टोर प्राइस स्टेबिलिटी। जो मैंने भी बात करी कि आरबीआई जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू, या फिर कह लो अपने क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स जो हैं, जैसे कि रेपो, जैसे कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करके लिक्विडिटी रिड्यूस करना, दैट शुड कंटिन्यू टू बी यूज्ड बाय द रिजर्व बैंक, ताकि हम इन्फ्लेशन को कम कर सकें, प्राइस स्टेबिलिटी को रिस्टोर कर सकें। फिर उसके साथ फिस्कल पॉलिसी जो है, जिसको, ये तो किसका डोमेन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। हम अपने केस की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं। ये फिस्कल पॉलिसी किसका डोमेन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, फाइनेंस मिनिस्ट्री का। तो फिस्कल पॉलिसी जो है इट शुड एम टू एलिविएट द कॉस्ट ऑफ लिविंग प्रेशर, कि ये जो है कॉम्प्लीमेंट करे, ये सपोर्ट करे मॉनेटरी पॉलिसी को, इसके साथ अलाइंड होके चले और प्राइस स्टेबिलिटी को रिस्टोर करने में कंट्री में हेल्प करे आरबीआई की। फिर इसके साथ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ऐसे रिफॉर्म्स जैसे कि आपके क्लियरेंसेस हो गई, आपके लॉज हो गए, या कोई भी गवर्नमेंटल इंटरवेंशन जहां पे रिक्वायर्ड हो सकता है, कि आप जो हो सप्लाई साइड इश्यूज को, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स को जो क्या करो, इनको ईज आउट करो। ईज आउट का मतलब कि अगर कोई प्रोडक्शन जो है अपनी इंक्रीज करना चाह रहा है, तो या कुछ भी जो है हम सप्लाई कर रहे हैं, उसमें सप्लाई साइड वाली जो चीजें हैं वहां पे दिक्कत कोई ना आए किसी को। कहने का मतलब क्या है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है वो सपोर्ट करें इन्फ्लेशन को घटाने में, इंप्रूव करने में प्रोडक्टिविटी को, और ईज करने में सप्लाई कंस्ट्रेंट्स। देखो, सिंपल सी बात है कि अगर सप्लाई साइड पे कुछ कंस्ट्रेंट्स होंगे, मतलब कि आपको गुड्स को सप्लाई करने में जो है दिक्कत आ रही है, अगर इस सप्लाई में आपको दिक्कत आ रही है तो आपकी कॉस्ट जो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होती है। अगर कॉस्ट इंक्रीज होती है तो ये सप्लाई साइड पे जो कंस्ट्रेंट्स हैं दे कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, के ये जो है क्या करते हैं, दामों को बढ़ाते हैं हमारी इकोनॉमी में। और ऑलरेडी जो है हम क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को फाइट कर रहे हैं। तो इसीलिए इट इज वेरी वेरी एसेंशियल कि हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है वो कंटिन्यू करते रहें। ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही, यस द गवर्नमेंट इज डूइंग, बट दिस इज ऑल्सो नेसेसरी। फॉर एग्जाम्पल, अभी नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 जो है वो गवर्नमेंट ने रिलीज की थी, तो वो भी एक इसी तरफ जो है स्टेप है। लास्टली, मल्टीलैटरल कोऑपरेशन किस लिए? ताकि हम जो है फॉसिल फ्यूल्स से दूर जाएं और हम ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी जो बात करते हैं उसको जो है हम उस पर ट्रांजिशन जो है वो लेके जाएं, फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंस रिड्यूस करें। इससे जो है वैसे भी एनवायरमेंट को भी हार्म है, इससे हम जो है बहुत इसके ऊपर खर्चा भी कर रहे हैं। पर्टिकुलरली हम अपनी बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, हमारे इंपोर्ट कॉस्ट जो है, या जो हमारा इंपोर्ट का बिल है, उस इंपोर्ट के बिल में जो फ्यूल है, जो क्रूड है, वो एक मेजर चंक या कह लो मेजॉरिटी चंक जो है वो कॉस्ट का कंट्रीब्यूट करता है हमारे इंपोर्ट बिल में। सो दैट आल्सो हैज टू बी ब्रॉट डाउन। इसीलिए आपको दिख रहा होगा सरकार जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए पॉलिसीज लेके आ रही है, रिबेट्स दे रही है, कंसेशंस दे रही है, लोगों को इनवाइट कर रही है।
इन्वेस्टर्स को इन्वाइट कर रही है। सो ऑल दीज आर द स्टेप्स विच आर इन राइट डायरेक्शन। बस ये है कि इनको हम करते रहें, रीइंफोर्स करते रहें एंड वी डू नॉट लूज आउट स्टीम। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आ गया ये टॉपिक। जाते जाते प्लीज hit that like button if you think that you gained something out of this video, and I'll see you in next another such informative video. All the best for your HAS exam on this coming Sunday, and also those who are preparing for NT at the end of this month, वो भी अपनी तैयारी जो है रिवीजन करते रहिए। देखिए रिवीजन ही जो है सबसे अच्छा मूल मंत्र है, या कह लो रूल ऑफ थंब है सॉरी, कि आप जो हो सक्सीड कर पाओ। तो कीप रिवाइजिंग द थिंग्स। आपने पढ़ा है, मेहनत की है, अपने ऊपर भरोसा रखिए और अपनी मेहनत को कामयाब करने के लिए रिवाइज करते रहिए। चलिए तो मिलेंगे अगली बार, तब तक जय हिंद, स्टे सेफ, स्टे वेल, एंड आई विल सी यू। बाय बाय।